Hello friends, this is Nishan Singh and today I am going to teach you the classification of acids and bases in the chemistry for the class 10. चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस किस किन किन बिहाफ पर किया जा सकता है और कैसे कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एसिड्स का क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ किया जा सकता है। स्ट्रेंथ मतलब कितनी क्षमता है उस एसिड की, क्षमता के हिसाब से भी उसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग तरह से। सेकेंड नंबर पर है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, यानी कि बहुत सारे एसिड्स ऐसे होते हैं, लास्ट सेशन में आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया भी था कि जो एसिड्स होते हैं वो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में डाले जाने पर एच आयंस को रिलीज कर देते हैं। तो बेसिसिटी का मीनिंग होता है कि पर मॉलिक्यूल कितने एच आयंस को रिलीज किया गया। इसे मैं भी आगे आपको डिस्क्राइब करूंगा। और हमारे पास तीसरे नंबर पर जो क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं एसिड का, वो आप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है आपको पता होगा, किसी भी सॉल्यूशन में किसी चीज का गाढ़ापन या किसी चीज की मौजूदगी कितनी ज्यादा मात्रा में वो मौजूद है, ये उसका कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ वोलेटाइलिटी, वोलेटाइलिटी में क्या होता है कि कोई भी एसिड गर्म करने पर कितने डिग्री सेल्सियस पर जो है वोलेटाइल हो जाता है, भाप बन जाता है, उड़ जाता है। तो उसके बेस पर भी हम एसिड्स को अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आप करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ में आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और साथ में वीक एसिड, यानी स्ट्रेंथ पर डिपेंड होकर अगर हम क्लासीफाई करना चाहें किसी भी एसिड को तो हम उसे दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला कि वो एसिड या तो स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत मजबूत होगा, और या फिर वो बहुत वीक होगा। अब क्या ऐसी चीज है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वो जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है या वो एसिड वीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हो सकता है, उसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं वो पूरी तरह से आयनाइज हो जाते हैं, 100% आयनाइजेशन देते हैं किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में डाले जाने पर। अब ये 100% आयनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि 100% आयनाइजेशन का मीनिंग होता है कि एसिड के पर मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल से जो जितने भी एच आयंस रिलीज हो, यानी हर मॉलिक्यूल से एक एच आयन अगर रिलीज हो जा रहा है या उसके सारे एच आयंस रिलीज हो जा रहे हैं पर मॉलिक्यूल से, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। जैसे कि HCl है, आपके सामने एक एग्जांपल है HCl। HCl का ये एक मॉलिक्यूल है, और जब ये मॉलिक्यूल वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है तो इस एक मॉलिक्यूल से एक H पूरी तरह से रिलीज हो जाता है, हट जाता है, अलग हो जाता है, और ये हाइड्रोनियम बना लेता है। अगर इसे आप वाटर में डालते हैं तो वाटर में डाले जाने पर ये H3O बना लेगा, यानी H2O के साथ ये H आयन जो है वो जुड़ जाएगा और H3O आयन बना लेगा, और क्लोरीन जो है वो अलग हो जाएगा। उसी तरह से वीक एसिड्स कौन से होते हैं, ऐसे सारे एसिड्स जिन्हें हम एक्वस सॉल्यूशन में डालें तो वो पार्शियल आयनाइज होते हैं। आप देखिए पार्शियल आयनाइजेशन देते हैं, इसका मीनिंग ये होता है कि वो उनके अंदर मौजूद सारे एच आयंस नहीं निकल पाते हैं, यानी कि किसी मॉलिक्यूल से एच आयन रिलीज हो गया तो किसी से नहीं हो पाया, कि वो वैसे का वैसा ही रह गया। तो इस तरह के जो एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि CH3COOH, ठीक है। तो ये एक ऐसा एसिड है जो वीक एसिड होता है, इसके हर मॉलिक्यूल से एच आयन रिलीज पूरी तरह से नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी में आप किस तरह से उसको जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। तो बेसिसिटी एक्चुअली होता क्या है, तो बेसिसिटी का सीधा सा एक मीनिंग होता है कि नंबर ऑफ एच आयंस, नंबर ऑफ एच आयंस। अभी आप H3O पर मत जाइए, अभी आप सिर्फ ये समझिए नंबर ऑफ एच आयंस प्रोड्यूस्ड बाय आयनाइजेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड इज बेसिसिटी। मतलब ये हुआ कि किसी भी एसिड में नंबर ऑफ एच आयन जितने होते हैं किसी एक मॉलिक्यूल में, एक सिंगल मॉलिक्यूल में जितने एच आयंस होते हैं वही उसकी बेसिसिटी कहलाती है। यानी पानी में डालने पर जितने हाइड्रोनियम आयन वो बना सके वो उसकी बेसिसिटी है। अब ये थोड़ा सा बाद में आपको डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, पहले आप सिर्फ इस पर पॉइंट आउट करिए कि नंबर ऑफ एच आयंस इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड,
किसी भी एसिड के मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एच आयंस कितने हो सकते हैं। तो चलिए अब कितने हो सकते हैं, जैसे HCl है, आपके पास एक एग्जांपल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें एक मॉलिक्यूल है ये HCl, इसमें कितने एच आयंस हैं, सिर्फ एक। तो ये हो गया मोनोबेसिक एसिड। क्यों मोनो मीन्स होता है वन, यानी कि जब किसी एसिड की बेसिसिटी, बेसिसिटी एसिड की बेसिसिटी का मतलब ही होता है उसमें मौजूद एच आयंस की संख्या, टोटल नंबर ऑफ एच आयंस। तो ये हो गई उसकी बेसिसिटी। अब HCl की बेसिसिटी कितनी होगी, वन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोबेसिक एसिड। ऐसे एसिड that the acid that dissociate in aqueous solution to produce one hydronium ion per molecule of the acid are called monobasic acid। अब ये वन हाइड्रोनियम आयन का मीनिंग ये मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है वन हाइड्रोनियम आयन। जरा समझिएगा कि मान लीजिए यहाँ पर एक सिंपल H आयन है, ठीक है, एक H आयन आपके सामने है। ये H आयन HCl से रिलीज हुआ है, यानी पानी में आपने HCl को डाला तो HCl के एक मॉलिक्यूल से रिलीज हो रहा है एक H आयन। और जब ये वाटर के साथ मिलता है, जब ये वाटर के एक मॉलिक्यूल के साथ मिलता है, ये वाटर के एक मॉलिक्यूल के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, तो ये बनाता है। अब देखिए यहाँ पर ये माउस से ये जो है मैं कर रहा हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो H आयन जो है वो H2O के साथ जब मिलता है तो क्या बना लेता है, ये बना लेता है H3O। एक H आयन जो HCl से निकला वो H2O के साथ मिक्स होता है तो ये बना लेता है H3O। ठीक है, तो अब इसी को आप एज एन एग्जांपल समझ लीजिए कि क्या हो सकता है। तो इसका सीधा सीधा मीनिंग हो सकता है कि ये H3O बना लेगा। ठीक है, तो एग्जांपल में देख लीजिए मोनोबेसिक एसिड्स में HCl मोनोबेसिक एसिड होता है, HBr मोनोबेसिक एसिड होता है, HNO3, HICH3COOH और भी बहुत सारे। तो इनमें सब में आप देख रहे होंगे कि सिर्फ एसिड के एक मॉलिक्यूल में एक ही H आयन है आपको मिल रहा है। ठीक है, एक ही H आयन में। अब आप यहाँ पर CH3COOH में ये मत कहिएगा कि ये CH3 तीन यहाँ पर है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये एक अपने आप में एक स्पीसीज है, एक रेडिकल है, और H यहाँ पर एक्स्ट्रा एडेड है, तो यही H रिलीज होगा। ये H रिलीज होगा, इसमें से कुछ भी रिलीज नहीं होगा। तो ये H रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब वन H आयन ही इसमें मौजूद है, इसलिए ये मोनोबेसिक एसिड ही कहलाएगा। ठीक है, और ये एक वीक एसिड होता है, ये बात आपको अच्छे से मालूम है। तो अब देखिए वही मैंने जो अभी आपको बताया कि HCl को अगर आप H2O में डाल देते हैं तो आप H3O आयन बना लेते हैं, यानी पानी का ही जो एक मॉलिक्यूल है उसी में इस एसिड के मॉलिक्यूल से H निकलकर ऐड हो जाता है और यही हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो यही डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई थी कि नंबर ऑफ H आयन और H3O आयंस produced by ionization of one molecule of an acid in aqueous solution is called its basicity। तो किसी भी एसिड की बेसिसिटी क्या कहलाती है, उस एसिड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद H आयंस उसकी बेसिसिटी होते हैं। कितने होते हैं, मोनोबेसिक है तो एक ही H आयन होगा, डाई बेसिक है तो दो H आयन होंगे, ट्राई बेसिक है तो तीन H आयन होंगे। और कितने इसने बना लिए, H3O, यानी कि हर एक मॉलिक्यूल से निकलने वाला H आयन पानी के एक मॉलिक्यूल से मिल करके H3O बनाता है, यानी हाइड्रोनियम बनाता है। तो जितने हाइड्रोनियम आयन बनते जाए वही उसकी बेसिसिटी होती है एक मॉलिक्यूल से। अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल से कितने हाइड्रोनियम आयन तैयार हो रहे हैं ये भी उसकी बेसिसिटी कहलाती है। ठीक है, उसी तरह CH3COOH को देख लीजिए, ये भी वही चीज है, एग्जाम्पल। अब आते हैं नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी में डाई बेसिक एसिड। अब डाई बेसिक एसिड कौन से होते हैं, ये तो आप पहले ही एग्जांपल में समझ गए होंगे कि किसी भी एसिड के एक मॉलिक्यूल में कितने H आयंस हैं। अगर उसमें दो H आयंस हैं तो वो डाई बेसिक एसिड कहलाता है। अगर उसमें दो H आयंस हैं तो वो डाई बेसिक एसिड कहलाता है। या आप इसे दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी एसिड का एक मॉलिक्यूल वाटर के
दो हाइड्रोनियम आयन क्रिएट कर लेता है, वाटर के दो हाइड्रोनियम आयन क्रिएट कर लेता है वाटर के साथ मिलकर, तो वो डाई बेसिक एसिड कहलाता है, जैसे H2SO4। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे जो H2SO4 है वो डाई बेसिक है, क्योंकि इसमें H आयंस दो है। H2C2O4 भी डाई बेसिक है, H2SO3, H2CO3, ये एग्जाम्पल्स हैं डाई बेसिक एसिड्स के। बाद देखिए H2SO4 का एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने है। तो H2SO4 जब पानी से मिलता है, H2SO4 जब पानी से मिल जाता है तो देखिए क्या बना लेता है। H2SO4 जब पानी से मिल जाता है तो सबसे पहले इसका एक H आयन पानी के एक मॉलिक्यूल से मिलकर एक हाइड्रोनियम बना लेता है, यानी यहाँ पर एक हाइड्रोनियम आयन क्रिएट हो गया, और HSO4 अलग हो गया, यानी H2SO4 से एक H तो पानी के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो गया और बचा HSO4, तो HSO4 यहाँ पर अलग हो गया। अब ये HSO4 फिर पानी में तो पड़ा ही हुआ है पहले से ही, ये फिर से पानी के एक मॉलिक्यूल के साथ अपने H को रिलीज करता है, और वो H पानी के फिर एक मॉलिक्यूल के साथ मिलकर H3O बनाता है। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक H2SO4 मॉलिक्यूल ने दो H3O आयंस को क्रिएट कर लिया, यानी कि दो हाइड्रोनियम आयन क्रिएट कर लिए। तो जितने हाइड्रोनियम आयन किसी भी एसिड का एक मॉलिक्यूल क्रिएट कर लेता है, उतने ही हाइड्रोनियम आयन की जो संख्या होती है वही उस एसिड की क्या कहलाती है, बेसिसिटी कहलाती है। तो ये हो गया डाई बेसिक एसिड, डाई मतलब होता है दो। ठीक है, अब आ जाइए ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी पर। ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी पर ट्राई बेसिक एसिड की बात करते हैं। तो ट्राई बेसिक एसिड अब तो बहुत ही इजी हो रहा होगा आपके लिए कि ट्राई बेसिक एसिड्स वो सारे एसिड्स होते हैं जिनकी बेसिसिटी जो होती है वो 3 होती है, यानी कि उनमें H आयंस की संख्या हमेशा 3 होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं H3PO4। H3PO4 एक ऐसा एसिड है जिसको पानी में डालने पर या एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर वो वाटर के एक मॉलिक्यूल के साथ पहले मिलता है तो H3O आयन बनाता है, फिर उसमें बच जाता है H2PO4, फिर H2PO4 फिर से पानी के एक मॉलिक्यूल के साथ H3O बनाता है, उसमें बच जाता है HPO4, और फिर HPO4 है वो फिर से वाटर मॉलिक्यूल के साथ एक हाइड्रोनियम आयन बनाता है और बच जाता है लास्ट में PO4। सारे H आयंस जो है वो रिलीज हो जाते हैं, एसिड के सारे H आयंस रिलीज हो जाते हैं, पानी के मॉलिक्यूल के साथ मिल करके हाइड्रोनियम बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कितने हाइड्रोनियम आयंस जो है वो बने। यहाँ पर कितने हाइड्रोनियम आयंस बने, एक दो तीन, तीन हाइड्रोनियम आयंस आपके सामने हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों हाइड्रोनियम आयंस का मतलब ये हो गया कि बेसिसिटी कितनी हो गई ऐसे एसिड्स की, ऐसे एसिड्स की बेसिसिटी हो गई 1, 2 एंड 3, 3 बेसिसिटी हो गई। तो एसिड की बेसिसिटी क्या होती है ये आपको बहुत अच्छे से डिफाइन हो गया होगा, बहुत अच्छे से आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे जो है क्लासीफाई करें, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को किस तरीके से क्लासीफाई किया जाए एसिड के लिए। तो चलिए एसिड जो होते हैं उन्हें हम ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसे दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड द सेकेंड वन इज डाइल्यूटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, इन्हें बहुत ही एक सीधे से शब्दों में आपको समझाएं कि अगर आप पानी लेते हैं और पानी में किसी भी चीज को मिलाना स्टार्ट कर देते हैं, तो अगर पानी की मात्रा ज़्यादा है और जो चीज़ आप मिला रहे हैं उसकी मात्रा कम है, तो आप ये कहेंगे कि जो मैंने मिलाया वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड था, कम था, यानी वो डाइल्यूटेड था। और अगर ऐसा होता जाए कि आप मिलाते जा रहे हैं मिलाते जा रहे हैं मिलाते जा रहे हैं, एक टाइम ऐसा आता है जब वो बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो किसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, पानी की बहुत कम हो जाती है, और जो चीज़ आप मिलाते जा रहे हैं उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वो जो सोल्यूशन तैयार होता है उसमें आप ये कह सकते हैं कि जो चीज़ मैंने मिलाई है उसकी वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, या जो सोल्यूशन बना है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। तो वही कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि एन एक्वस सोल्यूशन, एक ऐसा एक्वस सोल्यूशन आप बना रहे हैं, एक्वस सोल्यूशन का मतलब ही होता है पानी के साथ, ठीक है, दैट हैज़ हाई परसेंटेज ऑफ एसिड, मतलब आप एक ऐसा सोल्यूशन तैयार कर चुके हैं जिसमें एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, पानी की मात्रा बहुत कम है, तो उसे हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहते हैं।
और एक ऐसा सोल्यूशन भी आप बना रहे हैं जिसमें एसिड बहुत कम मात्रा में है, पानी ज़्यादा मात्रा में है, तो उसे आप डाइल्यूटेड एसिड कहते हैं, यानी उसे डाइल्यूट किया गया है, उसका जो गाढ़ापन है उसे कम किया गया है। तो दो कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर हम एसिड को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वोलेटिलिटी, भाप बनकर उड़ जाने की क्षमता। अब आप इसको ये समझिए कि बहुत सारे एसिड्स ऐसे होते हैं जिन्हें अगर हम गर्म करते हैं, बहुत सारे एसिड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम गर्म करते हैं तो वो भाप बनकर उड़ते हैं। और कितने डिग्री सेल्सियस पर हम उनका तापमान यानी कि उनका टेम्परेचर सेट करें कि हमें पता चले कि कौन जो है वो आसानी से भाप बनकर उड़ सकता है और कौन जो है वो जल्दी जो है गर्म होकर वोलेटाइल नहीं हो सकता, भाप बन के नहीं उड़ सकता। तो इस अब ऑन द बेसिस ऑफ वोलेटिलिटी पर अगर मैं बात करूं तो आप दो तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहले वो एसिड्स होते हैं जो वोलेटाइल होते हैं, भाप बनकर उड़ जाते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो नॉन वोलेटाइल होते हैं। अब ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का डिफरेंस क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ कि एसिड्स दैट वेपराइज इजीली, जो बहुत आसानी से वेपराइज हो जाते हैं 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे, यानी कि आपको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म नहीं करना पड़ेगा, उसके पहले ही वो भाप बनकर उड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। एक तो वो एसिड्स होते हैं, और दूसरे जो एसिड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, नॉन वोलेटाइल एसिड। जो भाप बनकर उड़ जाते हैं उनके एग्जाम्पल आप देख लीजिए, 100 डिग्री सेल्सियस पर इजीली चले जाते हैं गर्म होकर के। ये HCl है, HNO3, H2SO3 और H2CO3, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। नॉन वोलेटाइल एसिड में आ जाइए, एसिड दैट डू नॉट वेपराइज इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग आर नॉन वोलेटाइल, जिन्हें बहुत गर्म करने पर भी वो आसानी से नहीं मतलब गर्म होकर उड़ते हैं, भाप नहीं बनते हैं। जैसे पानी है, पानी एसिड तो नहीं है, लेकिन पानी को जब आप गर्म करते हैं तो आप देखते हैं एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है जब वो वेपराइज होना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे, तो वो उसका वेपराइजेशन टेम्परेचर होता है। तो अब वही यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि नॉन वोलेटाइल एसिड्स वो सारे एसिड्स होते हैं जो इजीली वेपराइज नहीं होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है H2SO4 और H3PO4। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन आपके सामने यहाँ पर ये तो एग्जाम्पल दिए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस की। सेम जैसे आपने एसिड्स को क्लासीफाई किया है वैसे ही आप बेसिस को भी क्लासीफाई करेंगे। तो आपने सबसे पहले एसिड्स को किस तरह से क्लासीफाई किया था, आपने क्लासीफाई किया था क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एक तो आप इस तरह से कर सकते हैं, और दूसरा आप बेसिस को ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, ये दूसरा आपका तरीका होता है। दो तरह से आप इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम एसिड की बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, और जब हम बेसिस की बात करते हैं तो वहीं पे आ जाता है स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस। फर्क कितना होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं और वीक एसिड्स कौन से होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो वो होते थे जिनको किसी एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर उनसे सारे एच आयंस लगभग लगभग रिलीज हो जाए, वो स्ट्रॉन्ग एसिड थे। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस भी वैसे ही होते हैं कि जिनको किसी एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर उनसे सारे के सारे लगभग लगभग सारे के सारे ओ एच आयंस लगभग लगभग सारे ही ओ एच आयंस रिलीज हो जाए, तो वो स्ट्रॉन्ग बेसिस कहलाते हैं। वैसे ही वीक बेसिस क्या होते हैं, अब इसका एग्जांपल भी देख लीजिए यहाँ पर। BaOH टू द होल ट्वाइस, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसको जब आप एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसमें Ba पूरी तरह से अलग हो जाता है, और सारे के सारे लगभग लगभग जितने भी हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं वो निकल जाते हैं, पूरी तरह से आयनाइज हो जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए NaOH, इसमें भी यही होता है, सोडियम पूरी तरह से अलग हो जाता है और सारे OH आयंस इसके पर मॉलिक्यूल जितने भी OH आयंस होते हैं वो निकल जाते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। अब आ जाइए वीक में, तो वीक बेसिस कौन से होते हैं, जो जिनमें से पार्शली आयनाइज होते हैं, यानी जिनमें OH आयंस जो हैं वो पूरी तरह से रिलीज नहीं हो पाते हैं। इनके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, इनके एग्जांपल्स होते हैं जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ पर NH4OH। NH4OH ये एक रिवर्स प्रोसेस है, इस चीज़ पर बहुत आप देखिए ध्यान दीजिएगा कि एक रिवर्स प्रोसेस है, ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट क्रिएट करता है। रिवर्स प्रोसेस का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट टू जो प्रोडक्ट होता है और जो हम लोग यूज़ करते हैं सब्सटेंस जिससे प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में
जो प्रोसेस होती है, जो रिएक्शन प्रोसेस होती है, उसकी रेट इक्वल हो जाती है, बिल्कुल बराबर हो जाती है। यानी इससे ये बनता है और इससे ये बनता है, इससे ये बनता है, इससे ये बनता है। ये इतनी तेजी से होता है कि स्टेट जो है वो आपको बिल्कुल एक जैसी लगती है, आपको कोई बदलाव नजर नहीं आता है। वाटर के साथ भी यही होता है। अगर वाटर में आप वाटर को मिक्स करते हैं तो उससे जो कुछ भी बनता है उससे रिवर्स फिर से वाटर बनता है, फिर से वही चीज बनती है, फिर से रिवर्स वाटर बनता है। इस तरह से आपको लगता है कि वाटर इज द वाटर, वाटर वाटर ही दिख रहा है आपको, कुछ और नहीं दिखेगा। तो NH4OH को आप यहाँ पर देखिए, NH4OH है, ये एक रिवर्स प्रोसेस होती है। इससे NH4 आयंस अलग हो जाते हैं और OH आयन जो है वो रिलीज हो जाते हैं, पर पार्शली रिलीज होते हैं, पूरी तरह से रिलीज नहीं हो पाते हैं। यानी किसी मॉलिक्यूल से रिलीज हो जाते हैं, किसी मॉलिक्यूल से रिलीज नहीं हो पाते हैं, प्रोसेस स्लो हो जाती है। इस तरीके से आप वीक बेसिस को समझ सकते हैं। ओके, अब आ जाइए ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। जैसे कि आप एसिड को उसकी बेसिसिटी पर क्लासिफाई कर रहे थे। एसिड की बेसिसिटी क्या होती है? एसिड में मौजूद H आयंस की संख्या, यानी उसके किसी एक मॉलिक्यूल में मौजूद कितने H आयंस हैं उनकी संख्या, उनके नंबर्स, वो एसिड की बेसिसिटी होती है। उसी तरह से बेस की एसिडिटी क्या होती है? किसी भी बेस के एक मॉलिक्यूल में मौजूद OH आयंस की संख्या, OH आयंस का नंबर, ये बेस की एसिडिटी कहलाती है। तो इसको भी आप उसी तरह से जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं तीन तरह से: मोनो एसिडिक बेसिस, डाई एसिडिक बेसिस एंड ट्राई एसिडिक बेसिस। मोनो एसिडिक बेसिस कौन से होंगे? आइडिया लगा लिया होगा आप लोगों ने कि मोनो एसिडिक बेसिस वो सारे बेसिस होते हैं जिनके पर मॉलिक्यूल पर OH आयन की संख्या एक होती है, ओनली वन। ठीक है। द बेसिस दैट डिसोसिएट इन द aqueous solution to produce one hydroxyl ion per molecule of the base are called monoacidic bases। वही डेफिनेशन है, वही डेफिनेशन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल पर आपको मिलेगा NaOH, KOH एंड NH4OH। और भी बहुत सारे होते हैं, आपके सामने तीन एग्जाम्पल है जहां पर आप ये देख सकते हैं कि NaOH में एक हाइड्रोक्सिल आयन है, KOH में भी वन है और NH4OH में भी वन है। यानी ये जो बेसेस हैं ये कैसे बेसेस हैं? मोनो एसिडिक बेसेस हैं। और रिएक्शन आपको मैं बता ही चुका हूँ लास्ट टाइम। डाई एसिडिक बेसेस में आ जाइए, तो ऐसे बेसेस जिनमें OH आयंस की जो संख्या होती है, नंबर होती है, वो दो होते हैं, यानी एक मॉलिक्यूल में दो OH आयंस होते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पर इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं: CaOH टू द होल ट्वाइस, CuOH टू द होल ट्वाइस, MgOH टू द होल ट्वाइस, एक्सेट्रा। यहाँ होते हैं जब आप ये अलग अलग बताने के लिए ये जो आपके सामने प्रेजेंटेशन मैं बना करके जो आपको ये लेसन दे रहा हूँ, इसका मेरा मकसद एक ये है कि आप इसे देखकर अपने नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके थ्रू आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं और इसको प्रॉपर इसी वे में भी अगर आप लिखते हैं तो ये आपको आगे के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आपके नोट्स भी क्रिएट होते रहेंगे और आपको चीज़ें भी समझ में आती रहेंगी। तो ट्राई एसिडिक बेस के एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पर आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, AlOH टू द होल थ्राइस। तो अब ये यहाँ पर OH की जो OH आयंस हैं, ये देखिए कितने हैं? तीन हैं। यानी एक मॉलिक्यूल में, इस बेस के एक मॉलिक्यूल में तीन OH आयंस हैं। वैसे यहाँ पर भी है और भी बहुत सारे ऐसे बेसिस होते हैं। तो ये कहलाते हैं ट्राई एसिडिक बेसिस। ट्राई एसिडिक बेसिस आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए कि अगर हम AlOH टू द होल थ्राइस, इसको अगर हम एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं तो एल्युमिनियम अलग हो जाता है और साथ में तीन हाइड्रोक्सिल आयंस रिलीज हो जाते हैं। तो तीन हाइड्रोक्सिल आयन अगर रिलीज हो रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि ये जो बेस था ये ट्राई एसिडिक बेस है। इसमें इसकी एसिडिटी जो है वो 3 है। ठीक है, आज के लिए आपके क्लासिफिकेशन ऑफ द एसिड एंड बेसिस में इतना ही है। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू फाइंड इट कॉस्ट वर्दी, और जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसिड और बेसिस को प्रिपेयर करने के मेथड्स। थैंक यू।